Recently, Supreme Court issued Lokpal order on powers over High Court judges. In this article, we will discuss about Lokpal and Lokayukta Act 2013. So let's discuss the issue in detail. Article is important for UPSC prelims for means. Why in news? The Supreme Court on Thursday issued a Lokpal order bringing High Court judges under its jurisdiction, terming the top anti-corruption ombudsman interpretation very disturbing. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के एक ऑर्डर को यहाँ पर स्टे लगा दिया है, जिसमें लोकपाल हाई कोर्ट के जजेस को अपने जुरिडिक्शन के अंदर लाने के लिए एक ऑर्डर पास करता है। और लोकपाल के इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वेरी डिस्टर्बिंग डिक्लेयर किया है। लोकपाल पास्ड एन ऑर्डर गिविंग इटसेल्फ जुरिडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट हाई कोर्ट जजेस। लोकपाल ने ये जो ऑर्डर पास किया था, स्पेशली हाई कोर्ट जजेस के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन मिलता है, उस कंप्लेन पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने जुरिडिक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये ऑर्डर पास किया गया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल एंड लोकायुक्त आर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करप्ट पब्लिक ऑफिशियल्स। लोकपाल एंड लोकायुक्त पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडिया के अंदर पब्लिक करप्ट ऑफिशियल्स के इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया। Recommendation of ARC. ARC means Administrative Reform Commission. In the 1960s, the Administrative Reform Commission of India suggested the creation of two specialized authorities, the Lokpal and Lokayukt, to address citizens' complaint and grievance related to corruption. 1960s में ARC की रिपोर्ट के सजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर करप्शन से रिलेटेड ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए लोकपाल एंड लोकायुक्त के लिए यहाँ पर सजेस्ट किया गया। रोल ऑफ ओम्बड्समैन। लोकपाल एंड लोकायुक्त परफॉर्म द फंक्शन एंड रोल ऑफ एन ओम्बड्समैन, द इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक बॉडीज एंड फॉर अदर रिलेटेड मैटर्स। लोकपाल एंड लोकायुक्त ओम्बड्समैन के फंक्शंस एंड रोल प्ले करते हैं। पब्लिक बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो भी करप्शन एलिगेशंस पुट किए जाते हैं, उनके अगेंस्ट इंक्वायर करने के लिए या फिर प्रोसिक्यूट करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया। नेशनल एंड स्टेट लेवल। लोकपाल इज ए नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन बट लोकायुक्त इज ए स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। बोथ इंस्टीट्यूशंस हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करप्शन केसेस एंड बोथ आर हेडेड बाय पैनल ऑफ जजेज और रिटायर्ड जजेज। लोकपाल नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन है, जबकि लोकायुक्त एक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन है। बट बोथ इंस्टीट्यूशंस को ये पावर दिया गया है कि वो करप्शन केसेस के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। बहुत इंस्टीट्यूशंस को जजेज जो रिटायर्ड जजेज हैं उनको उनके थ्रू इसको हेड किया जाता है जुरिस्डिक्शन। द लोकपाल एंड लोकायुक्त हैंडल कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मिनिस्टर्स एंड टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं, लोकपाल और लोकायुक्त उनको हैंडल करता है। लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 was passed under Article 252 of the Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 252 के अकॉर्डिंग लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट पास किया गया था 2013 में। इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेचुटरी बॉडी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर लोकपाल एंड लोकायुक्त तो एक इंडिपेंडेंट स्टेचुटरी बॉडी है। व्हाट इज बैकग्राउंड एंड जेनेसिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया। इंडिया के अंदर लोकपाल का जेनेसिस कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, ओरिजिन। द कंसेप्ट ऑफ ओम्बड्समैन वाज ओरिजिनेटेड इन 1809 इन स्वीडन। 1809 स्वीडन में ओम्बड्समैन का कंसेप्ट ओरिजिनेट होता है। इन इंडिया द फॉर्मर लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन became the first Indian to propose the concept of the constitutional ombudsman in parliament in early 1960s। इंडिया के अंदर अर्ली 1960s में कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन का कंसेप्ट पार्लियामेंट में सबसे पहले अशोक कुमार सेन ने रखा। डॉक्टर एल एम सिंह पॉइंटेड द टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इन 1963। 1963 में इंडिया के अंदर लोकपाल एंड लोकायुक्त टर्म कॉइन करने वाले डॉक्टर एल एम सिंघवी थे। लेटर इन द ईयर 1966 द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पास्ड recommendations related to setting up two independent authorities at the center and at the state level। बिकॉज लोकपाल एंड लोकायुक्त सेंटर एंड स्टेट लेवल पर इस्टेब्लिश करने के लिए पहले रिकमेंडेशंस गिवन किए जा चुके थे। बट 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने उन रिकमेंडेशंस को यहाँ पर पहली बार 1966 में पास किया। After this, Lokpal bill was passed in Lok Sabha in 1968 but lapsed due to the dissolution of Lok Sabha. Since then, the bill was introduced many times in Lok Sabha but has lapsed। 1968 में लोकसभा के अंदर पहली बार लोकपाल बिल पास किया जाता है, बट
लोकसभा के डेजोल्यूशन की वजह से ये बिल लैप्स हो जाता है। इसके बाद मैनी टाइम्स लोकसभा के अंदर ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया बट लैप्स भी हुआ। Later in 2002, the NCRWC National Commission for Review of the Working of Constitution recommended the appointment of Lokpal and Lokayukt। 2002 में NCRWC ने भी लोकपाल और लोकायुक्त को अपॉइंट करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पर गिवन किए। इन 2005 द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड द सेम। 2005 में इसके बाद सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ रिकमेंडेशंस गिवन किए। द अन्ना हजारे मूवमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट वाज लीड बाय सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे began a hunger strike in April 2011 to demand the creation of a fully independent effective anti-corruption body known as Lokpal। अन्ना हजारे मूवमेंट जिसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे। अप्रैल 2011 में इन्होंने इंडिपेंडेंट फुल्ली एंटी करप्शन बॉडी इट मीन्स लोकपाल के क्रिएशन की डिमांड करने के लिए यहाँ पर अप्रैल 2011 में हंगर स्ट्राइक इन्होंने किया। एज ए रिजल्ट ऑफ अन्ना मूवमेंट द लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन पार्लियामेंट एंड पास्ड इनटू लॉ इन 2013। अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल इंडियन पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया और 2013 में ये एक्ट बन जाता है। What are key provisions of लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर क्या क्या की प्रोविजंस किए गए हैं। सिलेक्शन कमेटी के कौन कौन से मेंबर होते हैं। सिलेक्शन कमेटी इंक्लूड्स द पीएम एज चेयरपर्सन, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज नॉमिनेटेड बाय हिम एंड वन एमिनेंट जूरिस्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सिलेक्शन कमेटी के अंदर इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं जो टॉप लेवल के होते हैं, सच एज चेयरपर्सन के तौर पर प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा स्पीकर होता है, लोकसभा में जो भी लीडर ऑफ ओपोजिशन है वो भी इसके सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होते हैं, साथ ही वन एमिनेंट जूरिस्ट जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो भी इस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होते हैं। जुरिस्डिक्शन लोकपाल एंड लोकायुक्त कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमपीज एंड ग्रुप ए बी सी डी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। लोकपाल एंड लोकायुक्त प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, मिनिस्टर्स, एमपीज, ग्रुप ए बी सी डी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगेंस्ट अगर कोई भी कंप्लेन आती है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए लोकपाल एंड लोकायुक्त अप्लाई किया जा सकता है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त? इट इज कंपोज्ड ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 8 members with half of them being judicial members। 50% of members belong to SC, ST, OBC, minorities and women। लोकपाल एंड लोकायुक्त जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वन चेयरपर्सन होता है, 8 अदर मेंबर्स होते हैं और हाफ मेंबर इनमें से जुडिशियल मेंबर होंगे। 50% मेंबर्स SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड वुमेन से बिलोंग करने चाहिए, ऐसा इसमें प्रोविजन किया गया है। सुपरिंटेंडेंस इट हैज़ द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्ट एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इंक्लूडिंग द सीबीआई फॉर केसेस रेफर्ड टू इट बाय लोकपाल। लोकपाल एंड लोकायुक्त के पास पावर होती है कि वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सुपरिंटेंडेंस कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकती है, सच एज सीबीआई। कोई भी केस अगर लोकपाल के द्वारा सीबीआई को रेफर किया जाता है तो लोकपाल के पास पावर है कि वो सीबीआई को इन्वेस्टिगेट डायरेक्ट कर सकती है उस मैटर से रिलेटेड। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2013 FCRA jurisdiction include foreign donations in excess of ₹10 lakh per year under the FCRA। FCRA के अंदर ₹10 लाख तक का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है कि हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन टेकिंग कर सकते हैं, बट 10 लाख से अगर एक्सेस हो जाता है तो यहाँ पर लोकपाल के दायरे में ये आएगा। इट मीन्स लोकपाल यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि जो ये फंडिंग अदर कंट्री से आया है वो कैसे आया, किसने सेंड किया, पर्पज क्या है, इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस कर सकती है। द एक्ट प्रोवाइड रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट लोकायुक्त इंस्टीट्यूशंस थ्रू स्टेट लेजिस्लेशन विद इन 365 days ऑफ एक्ट कमिंग इनटू इफेक्ट। इस एक्ट के अंदर प्रोविजन किया गया है कि लोकायुक्त लोकपाल के बनने के बाद 365 डेज के अंदर लोकायुक्त हर स्टेट के अंदर इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 है जो वेरियस ड्रॉबैक्स
that have been criticized by experts and activists, such as lack of independence, anonymous complaint not allowed, limitation of 7 years, severe punishment for false complaint, lack of transparency. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर वेरियस ड्रॉबैक्स हैं। वेरियस एक्सपर्ट्स एंड एक्टिविस्ट उन ड्रॉबैक्स को क्रिटिसाइज भी करते हैं, सच है। नंबर वन, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस एक्ट अलाउ द गवर्नमेंट टू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लोकपाल, रेज कंसर्न रिलेटेड टू इट्स इंडिपेंडेंस। इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट, लोकपाल के अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट को काफ़ी इन्फ्लुएंस मिला हुआ है, और इससे लोकपाल एंड लोकायुक्त की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड वेरियस कंसर्न रेज होते हैं। नंबर टू, एनोनिमस कंप्लेंट नॉट अलाउड। द एक्ट डज नॉट परमिट एनोनिमस कंप्लेंट मे डेटर पोटेंशियल विसल ब्लोअर फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड। Limitation of 7 years. This act set a 7 year limitation period to file a complaint. For some cases, it is not be sufficient. किसी रिलेटेड इशू के बाद 7 ईयर के टाइम पीरियड के अंदर कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है, बट कुछ केसेस के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। नंबर वो, सीवर पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट। द एक्ट प्रोवाइड फॉर हैवी पनिशमेंट फॉर फॉल्स और फेबुलस कंप्लेंट्स विच में हेजिटेड पीपल फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड विद वैलिड कंप्लेंट्स। इस एक्ट के अंदर प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई भी पर्सन फॉल्स पनिशमेंट प्रोवाइड करता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर कंप्लेन करता है एक तरीके से, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। नंबर 5, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। द एक्ट हैज अ नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर डीलिंग विद कंप्लेंट अगेंस्ट द पीएम। पीएम के अगेंस्ट अगर कोई भी, यानी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर कोई भी कंप्लेन होता है, तो उसके अगेंस्ट लोकपाल का जो भी प्रोसेस है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। इट मीन्स हायर ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कंप्लेंट अगर की जाती है और लोकपाल के द्वारा जो भी एक्शंस टेकिंग किए जाते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नंबर 6, अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट लोकपाल कैन नॉट इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन। किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट लोकपाल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है खुद से। इसके लिए इसको इस केस को रेफर करना पड़ता है अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास। व्हाट इज द एग्जिस्टिंग गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू चेक करप्शन इन इंडिया। इंडिया में करप्शन को चेक करने के लिए करंट में गवर्नमेंट फ्रेमवर्क क्या है। नंबर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। दिस इज अ मेन लॉ फॉर एड्रेसिंग करप्शन इन इंडिया। इट प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंगेज्ड इन करप्शन प्रैक्टिस। इंडिया में करप्ट प्रैक्टिसेस में एंगेज होने वाले पब्लिक सर्वेंट को पनिश करने के लिए इंडिया के अंदर जो मेन लॉ है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है। नंबर 2, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई इज मेन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन केसेस इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई भी करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की जो पावर है वो सीबीआई को गिवन है। नंबर 3, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड स्टेट विजिलेंस कमीशन हैंडल सिटीजन्स ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू करप्शन। करप्शन से रिलेटेड सिटीजन्स के जो भी ग्रीवेंस है उसको हैंडल करने के लिए सीवीसी प्रोविजन की गई है। नंबर 4, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। इंडियन सिटीजन कैन फाइल कंप्लेंट इफ दे फील दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। इंडियन सिटीजन को अगर लगता है कि उनका राइट का वायलेशन किया गया है देन वो NHRC के पास जाकर कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। नंबर 5, द ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1968 prohibit government employees from engaging in any activities that may affect their integrity or impartiality, such as accepting bribes or gifts, engaging in partisan politics, political activities, or disclosing confidential information. ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1968 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को किसी भी ऐसी एक्टिविटी जो उनकी इंटीग्रिटी या इम्पार्शलिटी के अगेंस्ट है इन्हें डिबेयर करता है किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए। सच एज ब्राइब्स और गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पार्टीशन पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंगेज नहीं कर सकते, और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1964 प्रोहिबिट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी एक्टिविटीज दैट में कंप्रोमाइज देयर इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी। सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1964 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज
किसी भी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं करेंगे जो उनकी इंटीग्रिटी और इम्पार्शलिटी के साथ कंप्रोमाइज करता है। Number 7, administrative tribunal such as Central Administrative Tribunal are specialized court that hear and decide dispute related to administrative actions of government agencies related to matter of corruption. Administrative tribunal such as Central Administrative Tribunal, ये कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्ट हैं जो कि करप्शन से रिलेटेड मैटर को डील करती हैं। उसके लिए एक कोर्ट है। लोकपाल एंड लोकायुक्त यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया इस आर्टिकल से रिलेटेड। और नेशनल लोकपाल हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट मे बी कैनॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इमोरलिटी इन पब्लिक अफेयर, डिस्कस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था।